जय हिंद दोस्तों, सीप कैंपस के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना जो पिछला टॉपिक है यानी रचना के आधार पर क्रिया के भेद, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोग रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेदों को पढ़ चुके हैं। आज बाकी के जो बचे हुए भेद हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ना सिर्फ रचना के आधार पर बल्कि आज आपके जो रचना और प्रयोग के आधार पर मैंने आपको 8 भाग बताए हुए थे, उन 8 भेदों को भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद इन भेदों से हट करके 2-3 प्रकार और बचते हैं क्रिया के, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो अगली क्लास में उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगली क्लास तक आपकी क्रिया का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। हम रचना के आधार पर 3 भेद पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे चौथा प्रकार। तो जो रचना के आधार पर चौथा प्रकार है वो है नाम धातु क्रिया, और 5वां प्रकार है आपका कृदंत क्रिया। ये नाम धातु और कृदंत क्रिया को हम एक साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल कंपेयर करते हुए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इनमें अंतर समझ में आ सके और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए, अगर बात करें नाम धातु क्रिया की, तो आप अगर नाम धातु क्रिया को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, नाम, धातु और क्रिया। नाम, धातु और क्रिया, यानी आप ये कह सकते हैं कि नाम धातु क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसका संबंध नाम से है ना। जबकि जो कृदंत क्रिया है, ये इसमें कृदंत बना हुआ है क्रय से, और मैंने आपको क्रिया की पहली ही क्लास में बताया था कि जो हमारा क्रिया शब्द है वो क्रय धातु से बना हुआ है। यानी क्रय, क्रिया या फिर कृदंत, इनका अर्थ होता है किसी कार्य को करने से। यानी कृदंत क्रिया का संबंध किसी कार्य से होगा, किसी क्रिया से होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और समझते हैं। पहले देख लेते हैं इनकी परिभाषा क्या है। अगर नाम धातु क्रिया की बात करें तो आप कहेंगे कि वे क्रियाएं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती हैं, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब अभी मैंने आपसे कहा कि जो नाम धातु है उसका संबंध है नाम से, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती हैं। तो इन दोनों बातों में क्या संबंध है, चलिए उसको समझते हैं। आप जानते हैं कि विकारी शब्दों में या शब्द विचार में सबसे पहले 4 प्रकार के शब्द आते हैं जो विकारी होते हैं। एक है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है आपका विशेषण, और चौथा प्रकार है आपका क्रिया। तो आप देखें तो ये संज्ञा क्या है, तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या अगर आपने मेरे साथ संज्ञा पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये भी कहा था कि एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक सजीव या निर्जीव वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। यानी संज्ञा का अर्थ नाम से है। उसके बाद सर्वनाम क्या है, ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा क्या था, नाम। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, यानी जो नाम के स्थान पर प्रयोग हो। यानी सर्वनाम का भी संबंध किससे है, नाम से है। उसके बाद है विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, वो विशेषण है। यानी आप कह सकते हैं कि विशेषण का भी संबंध कहीं ना कहीं नाम के साथ है। तो आपका ये जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, इनका संबंध है नाम के साथ। और यही यहाँ भी कहा जा रहा है कि नाम धातु वे क्रियाएं हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्रियाएं किसी नाम में प्रत्यय लगाने से बनती हैं वो आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अब बच गया आपका ये शब्द क्रिया। क्रिया क्या होता है, क्रिया होती है आपकी ऐसा कोई भी शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध करवाए। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, वो क्रिया है। तो कृदंत क्रिया की परिभाषा क्या है कि वे क्रिया शब्द जो किसी क्रिया या फिर धातु में
ना के अतिरिक्त किसी और प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं वे कृदंत हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द जो स्वयं ही क्रिया हो और उसी में ना के अलावा कोई और प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उससे एक नई क्रिया बन जाती है, वो आपकी कृदंत क्रिया कहलाती है। अब ना के अलावा कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि ना के अलावा आप ता, कर या फिर एगा जैसे प्रत्यय लगा करके भी क्रिया बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब फिर से आते हैं नाम धातु पर। जब मैंने कहा कि किसी नाम में प्रत्यय लगाकर या यूँ कह लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं हैं। जैसे हाथ, हाथ क्या है, ये एक अंग है, इस अंग का नाम है हाथ, यानी नाम है, ये संज्ञा है। अगर ये संज्ञा है तो इसमें प्रत्यय लगाकर बना दिया गया हथियाना। हथियाना मतलब कब्जा कर लेना। तो एक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बन गई क्रिया, यानी ये नाम धातु क्रिया है। इससे अगर आप उदाहरण बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि दबंगों ने गरीब की ज़मीन हथिया ली या गरीब की भूमि हथिया ली। या फिर शब्द है लाठी। लाठी क्या है, ये भी एक संज्ञा है, एक वस्तु है और इसमें प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं लठियाना। तो संज्ञा से आपने क्रिया बना दिया। गुस्सा, गुस्सा क्या है, यह एक मन का भाव है और मन का भाव भी क्रिया होती है, संज्ञा होती है। तो इसमें भी प्रत्यय जोड़ करके हमने बना दिया गुस्साना। तो गुस्साना क्या है, क्रिया है। उसी तरीके से शब्द है लज्जा। लज्जा क्या है, लज्जा भी मन का एक भाव है, यानी ये भी एक संज्ञा है और इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया गया लजाना। तो संज्ञा से बन गई क्रिया। फिर है गरम। गरम क्या है, गरम एक विशेषता है, ये एक किसी वस्तु की एक विशेषता है कि वो गरम है। और इसी गरम शब्द में जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो बन गया गरमाना, ये बन गई क्रिया। उसके बाद शब्द है अपना। अपना क्या है, एक सर्वनाम है और सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बन गया अपनाना। अपना से अपनाना, यानी आप देख रहे हैं कि हम किसी संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण में भी प्रत्यय लगाकर क्रिया बना सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी नाम से बनी हुई हों, नाम में प्रत्यय लगाकर, वो नाम धातु क्रियाएं हैं। उसके बाद कृदंत क्रिया में, कृदंत क्रिया क्या थी, जब किसी क्रिया शब्द में ही प्रत्यय लगा देते हैं, ना के अलावा कोई दूसरा प्रत्यय। जब किसी भी क्रिया में ना के अलावा कोई दूसरा प्रत्यय लगा करके एक नई क्रिया बना लेते हैं, वो कृदंत है। जैसे चल धातु। चलना क्या है, एक क्रिया है। अब अगर इसी चल में एक प्रत्यय लगा दे कर तो बन जाएगा चलकर, ये भी आपकी एक क्रिया है, यानी इस बार क्रिया से ही क्रिया बनी हुई है। या फिर अगर इसमें ता प्रत्यय लगा देते तो चल से बनता, या फिर एगा प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, चलेगा। उसी तरीके से है हंस। हंस से हम हंस कर, हंसता या हंसेगा, कुछ भी बना सकते हैं। पढ़ भी एक क्रिया है और इसमें जब ता प्रत्यय जोड़ा गया तो बन गया पढ़ता, या फिर बना सकते हैं पढ़कर या बना सकते हैं पढ़ेगा। उसी तरीके से खा, खा भी एक क्रिया है, इसमें भी ता, कर या एगा प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना सकते हैं। यानी जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर एक नई क्रिया बन जाए वो कृदंत क्रिया है। अब आप नाम धातु और कृदंत क्रिया में अंतर भी समझ गए होंगे और इनको अलग अलग भी पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका जो रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कुल 8 प्रकार हैं, लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी में दी गई थी। नई एनसीईआरटी में सिर्फ रचना के आधार पर दी गई है और 5 भेद दिए गए हैं। तो जो पुरानी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा 3 भेद थे उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो एक ही जाति से ताल्लुक़ रखती हो। तो आप कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयोग हों, वे आपके सजातीय क्रिया कहलाती हैं। यानी ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति से हों, यानी बिल्कुल एक जैसे हों,
वो एक सजातीय क्रिया कहलाती हैं। जैसे बालक ने खाना खाया, खाना और खाया ये दोनों सजातीय शब्द हैं, इसलिए ये सजातीय क्रिया है। अगला है मीना ने पढ़ाई पढ़ी, कर्म है पढ़ाई और क्रिया है पढ़ी। तो पढ़ाई और पढ़ी ये दोनों भी लगभग सेम जाति के हैं, यानी एक ही जाति के हैं, इसलिए ये भी सजातीय क्रिया है। फिर है योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई आपका कर्म है, लड़ी क्रिया है, और कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए ये भी सजातीय क्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से राम चढ़ाई चढ़ा, तो चढ़ाई और चढ़ा ये दोनों भी एक ही जाति के हैं, इसलिए सजातीय क्रिया है। ये बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे। अब बात आती है सामान्य क्रिया की, इसको आप जरा ध्यान से समझ लेंगे। यदि एक सामान्य कार्य का वर्णन करने हेतु एक ही क्रियापद का प्रयोग हो तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। यानी ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें किसी एक कार्य को करने का संकेत हो रहा हो, यानी कोई एक कार्य हो रहा हो और उस एक कार्य को करने के लिए क्रिया शब्द भी एक ही प्रयोग हुआ हो, वहाँ सामान्य क्रिया होती है। अच्छा, एक और बात, ये जो वाक्य शब्द मैं बोल रहा हूँ कि किसी वाक्य में एक ही क्रिया प्रयोग हुई हो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको कहीं क्रिया के बारे में लिखना हो, आप वहाँ वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया एक शब्द विचार का पार्ट है, शब्द विचार का भाग है। इसी शब्द विचार के बाद आएगा वाक्य विचार, यानी जब हम क्रिया पढ़ रहे हैं तब तक वाक्य की रचना नहीं हुई है। तो अगर वाक्य की रचना ही नहीं हुई है तो फिर हम वाक्य को इसकी परिभाषा में या इसको समझने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई और भी क्रिया के चैप्टर में वाक्य शब्द का प्रयोग करता है तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए जब आपको लिखना हो तो वाक्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखिए, मैंने क्रिया के पूरे चैप्टर में कहीं भी वाक्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है लिखने में, बस आपको समझाने के लिए मैं बार बार बोल देता हूँ। तो समझ चुके हैं कि सामान्य क्रिया एक ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कार्य हो रहा हो और उसको दर्शाने के लिए एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग हो, वो सामान्य क्रिया है। जैसे बालक ने भोजन किया, वह रोता है, यहाँ क्रिया हो रही है भोजन करने की और क्रिया शब्द भी एक ही प्रयोग हो रहा है किया। दूसरे में वह रोता है, एक ही क्रिया हो रही है रोने की और क्रिया शब्द भी एक ही है रोता। अब समस्या ये आती है कि ठीक है, सामान्य क्रिया वो है जहाँ एक क्रिया का शब्द का प्रयोग हुआ हो, लेकिन नाम धातु कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया यहाँ भी तो एक एक क्रिया शब्दों का प्रयोग ही किया गया है। तो फिर इनमें और इसमें फ़र्क क्या है? या फिर एक कर्मक या द्विकर्मक क्रियाओं में भी एक ही क्रिया का प्रयोग होता था, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एक कर्मक और द्विकर्मक की, या फिर सकर्मक और आकर्मक की। तो सामान्य क्रियाओं का सकर्मक, आकर्मक या एक कर्मक द्विकर्मक से कोई लेना देना नहीं है। यानी सामान्य क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और आकर्मक भी। देखिए, बालक ने भोजन किया, क्या किया? भोजन, सकर्मक का उदाहरण है। वह रोता है, ये आकर्मक है। यानी सामान्य क्रिया का आकर्मक सकर्मक से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज़, वो एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। वो कर्म के आधार पर था, ये रचना या प्रयोग के आधार पर है। अब बात आती है नाम धातु और कृदंत क्रिया की। यानी सामान्य क्रिया नाम धातु और कृदंत क्रिया से अलग कैसे हैं? इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इस सामान्य क्रिया को व्याकरण में क्रिया के भेदों से बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है जहां आपसे ये पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है या सामान्य क्रिया है, तो नाम धातु और कृदंत में तो अंतर आप पहचान जाएंगे आराम से। लेकिन सामान्य क्रिया से अंतर करना हो तो आप सीधे तौर पर यह कहेंगे कि सामान्य क्रिया तो है ही, उसमें कोई शक नहीं। अगर एक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो सामान्य क्रिया है। लेकिन उस सामान्य क्रिया के अंदर भी चूंकि वो किसी संज्ञा या सर्वनाम से बनी हुई है, इसलिए वो नाम धातु है। यानी आप प्रेफरेंस देंगे नाम धातु को, या कृदंत है तो कृदंत क्रिया को।
अगर इनमें से कोई ना हो ऑप्शन में तब सामान्य क्रिया का उदाहरण, सामान्य क्रिया को उत्तर दिया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा जो 8वां और अंतिम प्रकार है रचना और प्रयोग के आधार पर, वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? किसी मूल क्रिया को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए जो एक क्रिया, या फिर आप इसको पूरक शब्द भी कह सकते हैं, तो क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। और सहायक क्रियाएं समय को दर्शाती हैं। आप लिख सकते हैं कि सहायक क्रियाएं समय की तरफ संकेत करती हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ना। लेकिन इस पढ़ता शब्द के साथ एक और शब्द लगा हुआ है जो इस पढ़ता को पूर्ण कर रहा है, वो शब्द है। यानी है एक सहायक क्रिया है। उसी तरीके से वे विद्यालय जाते थे, तो क्रिया के बाद एक पूरक शब्द लगा जो जाते शब्द को पूरा कर रहा है, थे शब्द, यानी ये सहायक क्रिया है। उसी तरीके से वह हंसेगा, हंसना एक मूल क्रिया है, उसमें शब्द अंत में प्रत्यय लगा है गा, यानी ये गा भी एक सहायक क्रिया है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो क्रिया के समय को बताता हो कि क्रिया किस समय में की गई या किस समय में की जाएगी, वो आपकी सहायक क्रिया होती है। अब इसी समय के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है: भूतकाल बोधक क्रिया या भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। तो इसमें मेरे समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भूतकाल बोधक सहायक क्रिया यानी ऐसी सहायक क्रिया जो किसी भूतकाल की क्रिया के बारे में संकेत करे, यानी किसी ऐसी क्रिया के बारे में बताए जो भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। जैसे वो विद्यालय जाते थे, विद्यालय जाते थे यानी भूतकाल की क्रिया है, तो ये भूतकाल बोधक है। वह पुस्तक पढ़ता है यानी वर्तमान की बात हो रही है। तो ऐसी कोई भी सहायक क्रिया जो हमें ये बताए कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, वो वर्तमानकालीन क्रिया है। और भविष्यकालीन क्रिया, ऐसी कोई भी सहायक क्रिया जो हमें ये बताए कि क्रिया भविष्य में होगी, वो भविष्यकालीन सहायक क्रिया है। तो अब हमने क्रिया के जो रचना और प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार थे, उन सबको पढ़ चुके हैं। अब बचे हुए जो 3 और प्रकार हैं जो इनसे अलग हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।